जय हिंद। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की किस पुस्तक में मिलती है? अर्थशास्त्र पुस्तक में। ये पुस्तक चाणक्य ने लिखे थे, जो कि मौर्य वंश के बारे में इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में राजनीतिक विषय में चर्चा है। अर्थशास्त्र पुस्तक में इसे चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने अधिकरण यानी कि लेसन है? 15 अधिकरण यानी कि लेसन है। इस पुस्तक में 15 लेसन है। ठीक है। विष्णुगुप्त यहाँ कौटिल्य किसे कहते हैं? ये दोनों नाम चाणक्य का है। विष्णुगुप्त यहाँ कौटिल्य चाणक्य की ही कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम क्या है? गुणी। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दूरधरा। बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश किसने अपना राजदूत डायमैक्स को भेजा? एटियोकस। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से क्या मांगा था? बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से क्या मांगा था? इन्होंने 3 चीज मंगाए थे। अंजीर, मीठा शराब। देखिए ये यहाँ ये कमा दिया है ना, ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था, लेकिन सीरिया के राजा ने दोनों दिए थे। अंजीर, मीठा शराब दोनों दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबके व्यापार होता है, लेकिन शिक्षा के व्यापार नहीं होता। देखिए उस टाइम में उनका सोच इतना आगे था। बिंदुसार के दरबार में किस राजा ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा? मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने। बिंदुसार के समय तक्षशिला कितने बार विद्रोह हुआ? तक्षशिला में कितने बार विद्रोह है? 2 बार विद्रोह हुआ तक्षशिला में। बिंदुसार उस टाइम जिस टाइम वो राजा थे। ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। देखिए उस टाइम देखिए ये अशोक का पिता का नाम है बिंदुसार, उसका बेटा का नाम अशोक। ठीक है। तो अशोक के बड़े भाई श्रीनगर में था, तो वहाँ आंदोलन शुरू हुआ। मतलब ये विद्रोह शुरू हुआ कहाँ में? श्रीनगर में। लेकिन उसका बड़े भाई वहाँ दबा नहीं पाए। तब बिंदुसार ने अशोक को भेजा वहाँ ये श्रीनगर में। तो वहाँ उन्होंने जाके नहीं, जो लोग वहाँ विद्रोह कर दिए थे सबको काट दिया अशोक ने। उसका बाद यहाँ मतलब खबर दिए कि यहाँ शांत हो गया। जो यहाँ चल रहा था ना आपका वो विद्रोह, वो शांत हो गया। मतलब इतना पूरा क्रूर था ये अशोक। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। इसे आप याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। किस पुस्तक में जानकारी मिलती है कि अशोक में श्रीनगर की स्थापना की थी? किस पुस्तक में जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में। ठीक है। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में। बिंदुसार किस संप्रदाय के मानते थे? बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार की मृत्यु के बाद किसने मगध के सिंहासन पर बैठा? अशोक ने। देखिए बिंदुसार के पिता अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। लेकिन उसका बड़े भाई बैठना चाहिए था, लेकिन अशोक ने बैठा, क्योंकि उसके बड़े भाई योग्य नहीं थे। अशोक बहुत ही योग्य शासक था। ठीक है। उसका बाद जब बिंदुसार के देहांत हो गया, वो जब मर गए, तो इसके राजगद्दी में कौन बैठा? अशोक। उसके बेटे अशोक ने बैठा। अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है। अशोक का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने कितने भाइयों की हत्या कर दी? 99 भाइयों की, मतलब 99 भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है। अशोक ने कितने ईसा पूर्व में अपना राज्य अभिषेक करवाया?
269 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक ने कितने, ये इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। अशोक ने कितने ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग अभी का, मतलब अभी का राज्य कौन सा है? कलिंग, मतलब ये उड़ीसा को पहले कलिंग, उड़ीसा में पहले कलिंग था, ठीक है। उड़ीसा का कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में उन्होंने 261 बीसी में आक्रमण कर दिया था अशोक ने कलिंग पर, ठीक है। कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। अशोक ने किस लिए कलिंग आक्रमण किया था? हाथियों को प्राप्त करने के लिए। देखिए, कलिंग एक ऐसा राज्य था, जैसे कि अभी का टाइम में उड़ीसा, ये एक ऐसा राज्य था जहाँ जंगल और हाथी ज़्यादा था, ठीक है। इसलिए अशोक ने वहाँ आक्रमण, हाथियों को पाने के लिए आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए, कलिंग जब अशोक ने कलिंग आक्रमण किया ना, तो उस युद्ध में इतना लोग मरे गए कि पूछिए मत। वहाँ बूढ़ा, मतलब बुजुर्ग, औरत, बच्चे, किसी को नहीं चला, सबको काट दिए। इतना नरसंहार कर दिए, तो पूछिए मत वहाँ। तो उस युद्ध को देखकर अशोक का, उसका मन बदल गया, मतलब वो विचलित हो गया। उसका बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। उसने चंडा अशोक से वो धर्मा अशोक हो गया, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे ली? अपने भतीजे निग्रोध से ली, ठीक है। ये प्रेरणा किससे ली? निग्रोध से ली। बौद्ध धर्म के मतलब वो प्रेरणा जिससे वो प्रेरित हुए, किन से प्रेरित हुए? ये अपने भतीजे से, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 5 थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 5 थी पत्नियां, उसके 5 पत्नी थी, ठीक है। अशोक के 5 पत्नियों में से किसका प्रभाव ज़्यादा था? कारुबाकी, मतलब वो उसका जो 5 पत्नी था ना, उससे मतलब उन 5 से वो कारुबाकी को ज़्यादा प्यार करता था, मतलब लव करता था, ठीक है। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिला? इराक के राजा डेरियस से। अशोक ने अभिलेखों की भाषा कौन सा था? प्राकृतिक भाषा था। अशोक जो भाषा में लिखता था, वो कौन सी भाषा में अभिलेख लिखता था? प्राकृतिक भाषा में। अशोक ने अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे कितने लिपियों में लिखा गया? 4 लिपियों में। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया, वो कौन कौन सा था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। ये 4 भाषा में अशोक का शिलालेख लिखा गया है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता कब मिला? 1837 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में पहली सफलता अशोक के शिलालेख को पढ़ने का मिला। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के पहली सफलता 1837 में किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप्स को। अशोक ने अपना अधिकतर अभिलेख में अपना नाम क्या बताया है? प्रियदर्शी। वो अपना मतलब जितना वो अभिलेख लिखे हैं ना, उसने अभिलेख में अपना नाम क्या बताया? प्रियदर्शी, ठीक है। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या बताया? मगध का सम्राट। अशोक के कितने लघु अभिलेख मिले हैं? 7। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि पर रोक लगाया गया है? प्रथम अभिलेख में पशु बलि पर रोक लगाया गया है। अशोक के किस शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है? द्वितीय शिलालेख में। किस शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी, राजूक, युतक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है? तृतीय शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में धम्महात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है? 5वां शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझे मिल सकते हैं? मतलब उसके जो अधिकारी थे,
तो वो उन्होंने उस अधिकारी को कहा था कि आप जन कल्याण के लिए आप मुझे जब चाहे मिल सकते हैं, जितना रात को हो, जितना बजे भी आप मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा अभिलेख में लिखे हैं। अशोक के सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख। अशोक की किस शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसकी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में प्रारंभ होती है? 8वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है कि अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था? 9वां शिलालेख। मतलब 9 नंबर शिलालेख में ये चर्चा है कि उन्होंने छोटे मोटे मतलब छोटा छोटा जो उनका त्योहार है उसमें रोक लगा दिया था, क्योंकि देखिए जो भी त्योहार आता है तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने छोटे मोटे मतलब त्योहारों को रोक लगा दिया है। देखिए जिसका प्लस पॉइंट है उसका माइनस होता है, जिसका माइनस होता है उसका प्लस होता है। देखिए कुछ लोग मतलब त्योहारों पर खर्चा करते हैं, लेकिन कुछ लोग को कमाई होता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए दिवाली पर कुम्हार इंतज़ार करता है कि कब दिवाली आएगा तो हम 2 पैसा मतलब बेचेंगे, ये दीपा जो भी बेच के मतलब अपना पेट पालेंगे। तो जो भी है जिसका माइनस पॉइंट है उसका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है? 10वां अभिलेख। मतलब 10 नंबर अभिलेख में इसका चर्चा है। अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को मत सताए? 11वां अभिलेख। देखिए इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को भी महत्व दिया है। इससे पता चलता है कि उन्होंने किसी को भी अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए ज़बरदस्त नहीं करते थे। वो सब धर्म को मतलब ये करते थे, मतलब सम्मान देते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म को सम्मान देते और बाकी धर्म को मतलब इग्नोर करते थे। ये सब धर्म को सम्मान देते थे, लेकिन अपना धर्म को उन्होंने प्रचार करते थे, ज़्यादा प्रचार करते थे, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रक नामक अधिकारी की चर्चा है? 12वां अभिलेख में। इन्होंने इस अभिलेख में लिखा है कि एक ऐसा अधिकारी उन्होंने बनाया था जिससे वो अधिकारी जाकर गांव-गांव में स्त्रियों की स्थिति के बारे में मतलब ये अध्ययन किया जाए, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। अशोक ने किस स्थान के पत्थर पर अपना अभिलेख लिखा था? उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिले। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक जगह है, वहाँ के पत्थरों पर उन्होंने अपना अभिलेख लिखा है, ठीक है। मौर्य काल के समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन तथा कारखाने। उस टाइम कारखाने भी थे, कृषि भी थे, पशुपालन भी, ठीक है। उसका अर्थव्यवस्था इस तीनों पर निर्भर था। मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसा था? बहुत ही विशाल था, उसका सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल था। इस समय स्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। इस समय 2 प्रकार के सैनिक रहते, एक स्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। मौर्य काल में पत्थर के कैसा कारीगर थे? वहाँ पत्थर के बहुत ही कौशल कारीगर थे, मतलब पत्थर को पीट फाट के बहुत ही मस्त एक मूर्त पर बदल देते थे पत्थर को, ठीक है। अशोक ने कहाँ सांची का स्तूप बनाया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। वो कौन सा है? सांची का स्तूप। अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनाया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। अशोक स्तंभ कहाँ बनाए हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए आप हर नोट में अशोक स्तंभ मिलता है आपको, उसमें 4 बाघ होते हैं, 4 शेर होते हैं, लेकिन 3 शेर दिखा जाता है। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? 4, लेकिन ये नोटों में कितना दिखता है? 3 हो तो दिखेगा, 4 थोड़ी ना दिखेगा। हम थोड़ी ना 360 डिग्री देख सकते हैं। अशोक स्तंभ को किसका सूचक कहते हैं? अहिंसा का सूचक। देखिए अशोक स्तंभ को अहिंसा का सूचक कहने का कारण है, एक जंगल में एक ही राजा होता है और वो राजा कौन होता है? शेर। लेकिन इस स्तंभ के थ्रू बताया गया है कि अशोक अहिंसा का पुजारी था। लेकिन मतलब एक जंगल में
4 राजा रहते थे, मतलब इसका मतलब है, मतलब इन्होंने, इससे पता चलता है कि ये अहिंसा का पुजारी थे। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ, आपको तो पता ही होगा ये। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद कौन सा था? राजा का था। अभी हमारे भारत में अभी सबसे बड़ा पद कौन सा है? नरेंद्र मोदी, मतलब ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अशोक की मृत्यु कहाँ हो गया था? पाटलिपुत्र में। अशोक की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुआ था? 332 ईसा पूर्व में। अशोक के बाद मगध के राजा कौन बना? अशोक के पुत्र कुणाल। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। किसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया? बृहद्रथ के समय। देखिए, ये बृहद्रथ ज़्यादा योग्य शासक नहीं था, इसलिए कलिंग अलग हो गया। बृहद्रथ का हत्या किसने कर दिया था? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। देखिए, ये बृहद्रथ इतना योग्य नहीं था, इसलिए उसका सेनापति उसे ठोक दिया, मार दिया और खुद राजा बन गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग ये अपने राजा को मार दिया, बृहद्रथ को मार दिया और खुद राजा बन गया, और कौन सा वंश का स्थापना कर दिया? शुंग वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है। मगध पर शासन करने वाला कौन सा पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था? ये शुंग वंश था, शुंग वंश। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र को। किसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वंस कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। किसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई? पुष्यमित्र शुंग के समय। महाभाष पुस्तक किसने लिखा? पतंजलि ने। किसने अष्टधाई यानी कि व्याकरण ग्रंथ लिखा? अष्टधाई किसने लिखा? पाणिनि ने। मनुस्मृति किसने लिखा? मनु ने। पुष्यमित्र शुंग के समय कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2 विदेशी आक्रमण हुए। किस पुस्तक में अग्निमित्र एवं मालविका, ये मालिका हो गया है, इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, मालविका। किस पुस्तक में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में। ठीक है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में अग्निमित्र एवं मालविका की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। किस अभिलेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख में। देखिए, भागवत धर्म में किस भगवान को पूजा किया जाता है? तो ये विष्णु भगवान की, और विष्णु भगवान के उनके वाहन का नाम क्या है? गरुड़, मतलब उनके सवारी कौन? गरुड़। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख में है, इससे याद रखेंगे, गरुड़ ध्वज अभिलेख। भगवत धर्म में किस भगवान की पूजा होती है? विष्णु भगवान की। शुंग वंश ने अंतिम शासक कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति की हत्या किसने कर दी? उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने, उसे भी ठोक दिया। ये देवभूति को ठोक दिया और खुद राजा बन गया। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। प्रारंभ में सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। सातवाहन वंश को किस राजाओं ने महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था? शक राजाओं ने। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सा था? महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था। सातवाहन वंश में सबसे योग्य शासक कौन था? हाल था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रतापी मतलब मारधार करने वाला। ठीक है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान देना शुरू किसने किया? सातवाहन वंशों ने। ब्राह्मणों को भूदान पहले देने किसने किया? सातवाहन वंशों ने। ब्राह्मणों को सर्वाधिक, ये देखिए, सबसे पहले तो
ये सातवाहन वंश ने दिया, लेकिन सर्वाधिक सबसे अधिक किसने दिया? गुप्त शासकों ने। देखिए इसी ये क्वेश्चन में क्या कहा है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूदान किस शासकों ने दिया? गुप्त शासकों ने। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था किन्होंने, ये जिन्होंने हो गया, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, किन्होंने प्रारंभ किया? सातवाहन वंश के शासकों ने। मौर्य काल के बाद भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए? 4 विदेशी आक्रमण हुए। इंडी ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है। इंडो ग्रीक भारत में कितने चरणों में आए थे? 2 चरणों में। हिंदी यूनानी कहाँ से आकर भारत में बस गए? यमन से आकर। हिंदू यूनानी को क्या बहुत पसंद थी? काली मिर्च। शक वंश कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। शक वंश को शक वंश को किन्होंने मध्य एशिया से भगा दिया? सूची वंश वालों ने। शक वंश भारत में आकर कितने जगहों में से बस गए? 5 कौन सा? गांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। ये 5 स्थान में ये लोग बस गए। ठीक है। मथुरा के राजुक शासक को मालवा के शासक ने 57 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में पराजित कर दिया और किसकी उपाधि धारण कर ली? विक्रमादित्य की। किन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया? मालवा के शासक ने, विक्रमादित्य। भारतीय संविधान का मूल कैलेंडर कौन सा था? विक्रम संवत नामक कैलेंडर। भारत में कब शक संवत कैलेंडर को अपना लिया गया? 1957 में। ठीक है। अभी तक ये कैलेंडर चल रहा है। जैसे कि इस कैलेंडर में कौन सा 12 मंथ होता है, जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।